केमिस्ट्री मेंटर आपके लिए लेके आए हो आज नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। देखो यार, सॉलिड स्टेट में प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या करना है, इस बात पर जरा फोकस करें। पहली बात तो आप ये जाने कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आता कहां से। हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपका केमिस्ट्री मेंटर आपके लिए लेके आए हो आज नया चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। देखो यार, सॉलिड स्टेट में प्यारे बच्चों हम लोगों को क्या करना है, इस बात पर जरा फोकस करें। पहली बात तो आप ये जाने कि सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन आता कहां से। देखो, सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन जो आता है वो क्रिस्टल से आता है या फिर यूनिट सेल से आता है। तीन पोर्शन है जहां से क्वेश्चन गिरने की प्रोबेबिलिटी 99.99 होती है। यूनिट सेल, पैकिंग और क्रिस्टल। क्रिस्टल मतलब NaCl क्रिस्टल, ZnS क्रिस्टल, CsCl क्रिस्टल, इनसे। ठीक है, तो इन्हीं तीन पोर्शन को हम लोग कवर करेंगे और इनको कवर करते ही कम से कम 90% चैप्टर कवर हो जाएगा। तो देखो, आपका फोकस क्या है, इस बात को जरा ध्यान रखिएगा। हम लोग एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये आप अपना NCERT से पढ़ लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है जरा सा। ठीक है, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ना के बराबर होती है। हम लोग चैप्टर को उठा रहे हैं यूनिट सेल से कि यूनिट सेल क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं और उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है। क्यों, क्वेश्चन सारे वहीं से बनते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पोर्शन ये है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोगों को क्या कर लेना है। ठीक है, एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, ये आप एक बार NCERT से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उनके आने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। जहां से पूरा क्वेश्चन आता, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता, वो सारा पढ़ा दूंगा, आप टेंशन न लें। बस अपनी कुर्सी की पेटी बांधना है और जी जान लगाकर फोकस करें लेक्चर पर कि हाँ यार, किस तरह से इस लेक्चर को कंप्लीट करना है। आज के लेक्चर में आपको बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आज सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट में आप जानते हैं छोटी सी अर्थमेटिक चलती है ना। अर्थमेटिक मैथ का यूज होता है छोटा छोटा, और आप वो बहुत आसानी से कर लेंगे क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप टैलेंटेड तो है। अब जरा देखो, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, तो जरा देखिए, सबसे पहले सॉलिड स्टेट में जो पार्ट हम लोगों को पढ़ना है प्यारे बच्चों, उस पार्ट का नाम क्या है? उस पार्ट का नाम है यूनिट सेल। तो जरा देखो, यूनिट सेल के बारे में बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले जरा देखिए, इस बात को समझिएगा। मैं आपको फिगर में मत देखिए, पहले इधर समझाता हूं। देखो, ये मैंने एक पॉइंट अरेंजमेंट किया 3 डायमेंशनल स्पेस पे। 3 डायमेंशनल स्पेस पे आप कोई पॉइंट अरेंजमेंट करते हो। देखिए, ये पॉइंट अरेंजमेंट है। ये देखिए, मैंने एक पॉइंट अरेंजमेंट किया है 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये देखो, ये देखो, जब 3 डायमेंशनल स्पेस पे कोई पॉइंट अरेंजमेंट किया जाता है तो उसको प्यारे बच्चों बोला जाता है स्पेस लैटिस। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है स्पेस लैटिस। पॉइंट अरेंजमेंट को हम लोग स्पेस लैटिस बोलते हैं। ये मैथ्स का टर्म है, गौर से मेरी बात सुनते रहिएगा। ये पॉइंट अरेंजमेंट है। Point arrangement in 3 dimensional space is known as space lattice. Point arrangement in 3 dimensional space is known as space lattice. अब इसी पॉइंट अरेंजमेंट में जब एटम या मॉलिक्यूल रख दिए जाते हैं, इसी पॉइंट अरेंजमेंट में जब एटम या मॉलिक्यूल रख दिए जाते हैं, तो वो प्यारे बच्चों कन्वर्ट हो जाता है क्रिस्टल लैटिस में। इसी पॉइंट अरेंजमेंट पे जब एटम या मॉलिक्यूल या आयन रख दिए जाते हैं, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? क्रिस्टल लैटिस में। ये देखो क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस क्या है कि जब आप पॉइंट अरेंजमेंट पर, जब सारे प्यारे बच्चों सुनो, जब आप पॉइंट अरेंजमेंट में क्या कर दोगे, आप रख दोगे क्या? एटम या आयन। तो जब आप 3 डायमेंशनल पॉइंट अरेंजमेंट में एटम या आयन लग दोगे तो उसका नाम क्रिस्टल लैटिस हो जाता है। उससे पहले वो स्पेस लैटिस होता है। ये देखो आ गया क्रिस्टल लैटिस। ठीक, इतनी बात समझ गए। अब इस क्रिस्टल लैटिस से यूनिट सेल पे चलते हैं कि क्रिस्टल लैटिस से यूनिट सेल कैसे बनता है। अब इस बात को डिस्कस करते हैं। जरा देखिए, एक क्लास है, उस क्लास को मैं अरेंज करता हूं। कैसा अरेंजमेंट है? एक बॉयज एक बॉयज, एक बॉयज एक गर्ल्स, एक बॉयज एक गर्ल्स, अल्टरनेट करके मैंने पूरी क्लास में बच्चों को बैठा दिया है। ठीक है, मेरी बात को गौर सुनिएगा। क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आंसर आप दोगे, और जैसे ही आंसर दोगे यूनिट सेल समझ जाओगे। जरा देखो, मैंने क्या किया, एक क्लास का अरेंजमेंट किया है जिसमें एक बॉयज एक गर्ल्स अल्टरनेट बैठे हुए हैं। अब मैंने बच्चों से पूछा कि बच्चों एक क्वेश्चन बताओ, इनमें से सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट, जिसको बार बार रिपीट करूं तो यही अरेंजमेंट मिल जाए हमें। क्या है?
एक क्लास का अरेंजमेंट मैंने किया है प्यारे बच्चों, उसमें क्या किया है, मैंने इतनी सी बात की है, अल्टरनेट बॉयज गर्ल्स को बैठाकर पूरी क्लास भर दी है। अब मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि बताइए इस पूरे अरेंजमेंट में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है जिसको बार बार रखा जाए तो यही अरेंजमेंट आ जाए, तो क्या आंसर बताओगे? एक बॉयज सबसे छोटा, उससे स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं होना चाहिए, एक बॉयज। यदि आप बॉयज को बार बार उठा के रखोगे तो गर्ल्स कहां आएंगी? गर्ल्स तो आएंगी नहीं उस अरेंजमेंट में। एक गर्ल्स, यदि एक गर्ल्स को बार बार उठा कर रखोगे तो भी वो अरेंजमेंट नहीं आएगा। मगर यदि एक बॉयज एक गर्ल्स का पेयर ले लिया जाए, अब उस पेयर को बार बार ऐसे रखते चले जाओ तो वही अरेंजमेंट आ जाएगा जो मैंने कहा था, है कि नहीं? जरा समझो, बात समझ पाए कि नहीं मेरी समझ पाए? मैंने कहा एक क्लास का अरेंजमेंट क्या है, अल्टरनेट बॉयज गर्ल्स बैठे हुए हैं। अब मैंने कहा इस अरेंजमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट बताओ जिसको बार बार रिपीट करने से यही अरेंजमेंट मिल जाए। तो एक प्यारे बच्चों ने कहा सर इतना इजी क्वेश्चन पूछते हो, ये तो हम 6th-7th में ही सीख गए थे, है ना, ये तो हम बचपन से जानते हैं। तो बच्चे ने कहा कि सर एक बॉयज और गर्ल्स का पेयर यदि बार बार रखते चले जाओगे ऐसे ऐसे तो क्या होगा, वही अरेंजमेंट मिल जाएगा। तो बस यूनिट सेल भी यही होता है। क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा उसी को यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, इसी को रिपीट करने से क्या मिल जाएगा? क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। तो यूनिट सेल क्या होता है? किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको बार बार रिपीट करो तो क्रिस्टल लैटिस बना देता है, और उसी का नाम रखा जाता है क्या? यूनिट सेल। उसी का नाम प्यारे बच्चों क्या रखा जाता है? उसी का नाम रखा जाता है प्यारे बच्चों यूनिट सेल। ये देखो, उसको हम लोग यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप बात समझ पाए? जैसे मैं इस क्लास वाले अरेंजमेंट का यूनिट सेल पूछता तो तुम क्या कहते हैं? बॉयज गर्ल्स का पेयर यूनिट सेल है, उसी को बार बार आप रिपीट करते गए तो वो अरेंजमेंट मिल गया। उसी तरह से ये किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है उसको यूनिट सेल कहते हैं। वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिए, स्मॉलेस्ट रिपीटेड 3 डायमेंशनल पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल, ठीक है? तो इतनी बात तो पहले समझ गए कि यूनिट सेल है क्या। अब हमें जो यूनिट सेल पढ़ना है वो क्यूबिक यूनिट सेल होता है। हमारे सिलेबस में जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है, और हमारे सिलेबस में कोई नहीं है। तो क्यूबिक यूनिट सेल यदि हमारे सिलेबस में है तो उसके बारे में सब जानते हैं कि उसकी लेंथ a = b = c, अल्फा = बीटा = गामा = 90। हम क्यूबिक यूनिट सेल की डिटेल पढ़ते हैं, सबसे ज्यादा डिटेल उसी की पढ़ते हैं। अब जरा देखो, यूनिट सेल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। इतनी बात आप समझ पाए ना? पहले यूनिट सेल है क्या? यूनिट सेल क्या है, फिर से देखो, एक बार रिपीट कर देता हूं। 3 डायमेंशनल स्पेस में पॉइंट बना दो तो स्पेस लैटिस, उन पॉइंटों पे एटम, आयन या मॉलिक्यूल लिख दो तो क्रिस्टल लैटिस, और उस क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको बार बार रिपीट करने से क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं। हमें जो यूनिट सेल पढ़ने हैं वो सारे के सारे कैसे यूनिट सेल पढ़ने हैं? क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने हैं। और क्यूबिक यूनिट सेल देखो बच्चों ऐसे बनता है, ये देखो, देखिए, एक स्क्वायर और एक और स्क्वायर बना लो ऐसे, अब इनको ऐड कर दो इस तरह से, ये देखो यूनिट सेल आ जाता है ऐसे। तो यूनिट सेल 2 तरह के होते हैं। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओ, व्हाइट कलर से ही चल रहा हूं तो वो इसलिए दिख नहीं रहा है। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पर एटम होते हैं, लैटिस पॉइंट। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं? जिसमें सिर्फ कॉर्नर पर एटम होंगे और कहीं एटम नहीं होंगे। एटम कहां होंगे? यहां पर होगा एटम, यहां पर होगा, सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम होते हैं। कॉर्नर्स को ही हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो देखो कहां पर एटम होगा? सिर्फ कॉर्नर पर। यदि सिर्फ कॉर्नर पर एटम है तो वो प्रिमिटिव यूनिट सेल बोला जाता है। और दूसरी क्लास होती है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम कहां कहां होते हैं? कॉर्नर, और कॉर्नर के साथ और कहीं पर भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स एट कॉर्नर एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन। सम अदर पोजीशन कौन कौन सी हो सकती है? वो फेज हो सकता है, ठीक है, वो एज हो सकता है, एज लेंथ पर हो सकता है, सेंटर पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, सेंटर ऑफ क्यूब। तो जरा गौर समझिए,
यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रिमिटिव यूनिट सेल और सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ कॉर्नर पे एटम होंगे, सेंटर यूनिट सेल में कॉर्नर पे भी होंगे और उसके साथ साथ और कहीं पर भी होंगे, और कहीं मतलब फेस, ठीक है, यूनिट सेल का सेंटर या एज लेंथ पे ऐसी जगह। सेंटर यूनिट सेल फर्दर 3 क्लास में डिवाइड कर दिए जाते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल एंड सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, पार्टिकल्स एट कॉर्नर एज वेल एज बॉडी सेंटर, कॉर्नर पर होंगे और बॉडी के सेंटर पर होंगे। पार्टिकल एज द कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, कॉर्नर पर होंगे और फेस पर भी होंगे। अभी इन पर डिटेल भी बताऊंगा। पार्टिकल एज द कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेस, कॉर्नर पे एटम होंगे और 2 अपोजिट फेस, एक ऊपर वाला एक नीचे वाले पर एटम होंगे, फेस के एटम पर। तो जरा देखो, यूनिट सेल को हम फर्दर 2 क्लास में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है सिर्फ कॉर्नर पे एटम होना, सेंटर यूनिट सेल का मतलब होता है कॉर्नर के साथ साथ कहीं और पर भी एटम होना है। कहां कहां हो सकता है, फेस पे हो सकता है, सेंटर पे हो सकता है, ठीक है। इस पे यदि कॉर्नर और सिर्फ बॉडी सेंटर पे है तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल, कॉर्नर और फेस पे है, सभी फेस पे है तो फेस सेंटर यूनिट सेल, कॉर्नर और 2 अपोजिट फेस पे है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो एंड सेंटर यूनिट सेल। अब क्लासिफिकेशन मैंने इतना बता दिया है, अब हम लोग चलते हैं और आगे। अब जरा देखो, यहां से जो चीज स्टार्ट होगी प्यारे बच्चों, यहां से जो चीज स्टार्ट होगी, यहां पर आपका थोड़ा सा काम है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। यहां से हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, यहां से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अभी मैंने बताया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल की डेफिनेशन ये है। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। तो पहली बात समझो, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। In the primitive cubic unit cell, the atoms are only located on the corners. एटम कहां होंगे, सिर्फ कॉर्नर पर होंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल प्यारे बच्चों क्या होता है, जरा इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कि प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा क्या है। देखो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं, ये देखिए ऐसे बना हुआ है, एटम कहां कहां है, सिर्फ कॉर्नर पे है और कहीं नहीं है। ये देखिए आप अच्छे से देख लीजिए, मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल कुछ ऐसा होता है। देखिए अच्छे से देखिए, एटम सिर्फ कहां होंगे प्यारे बच्चों, एटम सिर्फ कॉर्नर पे होंगे और कहीं नहीं होंगे। ये देखो ये हो गए। अब मैं एटम किसी दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये देखिए एटम सिर्फ कॉर्नर पे होंगे, ऐसे एटम सिर्फ कॉर्नर पे, इस तरह से, इस तरह से। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है और उसका अरेंजमेंट क्या है। अब आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, इस पर फोकस रखिएगा। पूरे सॉलिड स्टेट का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, पूरे सॉलिड स्टेट का मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है, जरा गौर समझिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है, आपको यह पता होना चाहिए एटम कहां रखे हैं और दूसरा किसको टच कर रहे हैं। यदि इतनी बात आप जानते हो कि एटम कहां रखे हो, किसको टच कर रहे हैं, तो समझ लो सॉलिड स्टेट पे कमांड है। फिर समझ लो सॉलिड स्टेट पे कमांड है। क्यों, क्योंकि फिर तो यार सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है, फिर तो सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है। आप किसी कहने पे ना जाओ कि बड़ा टफ है, बहुत रद्दी टाइप का इजी चैप्टर है। बस 2 चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए हमेशा, हर बात पे एक बात याद होनी चाहिए, कौन कहां रखा है, किसको टच कर रहा है। कॉन्सेप्ट इतना सा है, पूरे सॉलिड स्टेट का एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन कहां रखा है, किसको टच कर रहा है। इतनी बात आती है तो आप सॉलिड स्टेट में मास्टर हो, कौन कहां रखा है, किसको टच कर रहा है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, कौन कहां रखा है, एटम सिर्फ कॉर्नर पे है। In the primitive unit cell, atoms are only located at the corner. That means 8 atoms are located in 8 corner of the lattice. ये देखो अब किसको टच कर रहा है, ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गौर से जरा इस बात को देखिएगा, कॉर्नर्स एटम टच ईच अदर। जो कॉर्नर के एटम होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं। ये देखो अब यहां पर देखो, इसीलिए इतने फिगर बनाए गए। देखो ये वाला एटम इस एटम को टच करेगा। ध्यान रखिए, कॉर्नर एटम कौन से कॉर्नर एटम टच करेंगे, जो लेंथ पर होंगे। लेंथ कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं, फेस कॉर्नर एटम नहीं टच करेंगे, बॉडी कॉर्नर एटम नहीं टच करेंगे। मतलब ग्रीन, ये देखो ये एक दूसरे को टच करेंगे। यदि मैं इसको बेस बनाऊं तो ये टच करेगा, ये टच करेगा। मगर यदि कोई बच्चा पूछता है कि क्या सर ये टच करेगा, नहीं ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा। क्यों टच नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ
कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ऊपर से कौन से कॉर्नर? जो एज लेंथ पे आते हैं, एज लेंथ पे। जो फेस डायगोनल पे आते हैं वो टच नहीं करेंगे, जो बॉडी डायगोनल पे आते हैं वो टच नहीं करेंगे। मतलब कौन नहीं टच करेंगे? तो जरा देखो, अब मैं इसको एक फेस को बना के दिखाता हूं। ये एक दूसरे को टच करेंगे ऐसे, मगर ये वाला एटम जो है, देखो थोड़ा सा फिगर मैनेज कर लीजिएगा, ये इसको टच नहीं करेगा। कॉर्नर के एटम लेंथ वाले कॉर्नर के एटम को टच करते हैं, ये देखो इसको टच नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, कौन से कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं? लेंथ कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं। जो फेस डायगोनल पे कॉर्नर होगा उसको टच नहीं करेगा, जो बॉडी डायगोनल पे कॉर्नर होगा उसको टच नहीं करेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैंने आपको पढ़ाते समय सिर्फ एक ही बात बताई है कि दो बातों का पर विशेष कमांड होना चाहिए। एटम कहां रखा है, किसको टच कर रहा है। यदि इतनी बात जानते हो तो सब कुछ 2 मिनट में निकल आएगा। आप देखिएगा, बेसिक मैथ्स है, बिल्कुल इजी। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का अरेंजमेंट समझ गए। एटम कहां रखा है? कॉर्नर पे। सिर्फ किसको टच करता है? सिर्फ एज लेंथ के कॉर्नर एटम को टच करता है, सिर्फ एज लेंथ के कॉर्नर एटम को टच करता है। ठीक है, किसको टच नहीं करेगा? फेस किसको टच नहीं करेगा? देखो किसको किसको टच नहीं करेगा? बॉडी डायगोनल कॉर्नर को टच नहीं करेगा। बॉडी डायगोनल कॉर्नर, जो उसके बॉडी डायगोनल कॉर्नर पर होंगे, ठीक है, उनको टच नहीं करेगा। बॉडी डायगोनल कॉर्नर्स पर होंगे उनको टच नहीं करेगा। और किसको टच नहीं करेगा? फेस डायगोनल कॉर्नर पर होंगे उनको टच नहीं करेगा। यह बात जरूर जाननी है कि किसको टच नहीं करेगा, इनको टच नहीं करेगा। टच किसको करेगा? जो एज लेंथ पे होंगे। टच किसको करता है? एज लेंथ वाले पे, एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ, लेंथ कॉर्नर पर जो होंगे उनको टच करेंगे। इनको सिर्फ टच करता है ओनली। तो कौन कहां है, किसको टच करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। इस बात को अच्छे से ध्यान रखो, इसी पर मेरा फोकस है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम कहां होता है? कॉर्नर पर होता है। ठीक है, कॉर्नर वाला एटम किसको टच करेगा? जो एज लेंथ पे कॉर्नर होंगे उनको टच करेगा। जो फेस डायगोनल के कॉर्नर होंगे उनको, वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जो बॉडी डायगोनल के कॉर्नर होंगे वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको? इतनी बात क्लियर है तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो अगला पॉइंट हमसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। किसी भी यूनिट सेल में यदि आपसे नंबर ऑफ एटम पूछे जाए तो आप ये फार्मूला बस याद रखिएगा, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, गौर समझिएगा, नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर डिवाइडेड बाय 8 प्लस नंबर ऑफ एटम इन फेस डिवाइडेड बाय 2 प्लस नंबर ऑफ एटम इन सेंटर डिवाइडेड बाय 1 प्लस नंबर ऑफ एटम इन एज, यदि एच पे एटम है, वैसे तो एच पे एटम होता ही नहीं है, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो देखो जब भी कहीं पर आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा जाए तो बस तुम ये फार्मूला लगा देना कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, अपने आप निकल आएगा। जब भी कहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि भाई जरा बताना टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर डिवाइडेड बाय 8, नंबर ऑफ एटम इन फेस डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ एटम इन सेंटर डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ एटम इन एज लेंथ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप इसको लगा दो। सभी बच्चों को यह बात कंफर्म है कि जो हमारा कॉर्नर होता है वो 1/8 पार्ट में डिवाइड होता है। मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, जरा ध्यान रखिए कौन कौन किस किस बात पे डिवाइड होता है। जो कॉर्नर होते हैं वो बेटा डिवाइड होते हैं 1/8 पार्ट। कितने पे डिवाइड होते हैं? 1/8 पार्ट। जो फेस होता है वो डिवाइड होता है 1/2 पार्ट पर। ठीक है ध्यान रखिएगा। और जो सेंटर होता है, सेंटर डिवाइड होता है 1 पार्ट, मतलब वो डिवाइड ही नहीं होता है। यूनिट सेल के अंदर का एटम डिवाइड ही नहीं होगा। ठीक है, एच जो होता है, एज लेंथ, एच पर कोई एटम है तो वो डिवाइड होगा 1/4 पार्ट। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। कैसे वाला टाइम हमारे पास नहीं है इसलिए नहीं बता रहा, नहीं तो 2 मिनट में बता देता। बहुत इजी है, कोई ऐसी बात नहीं है, और वो आपको दिख भी जाएगा। ठीक है,
कॉर्नर वाला एटम 1/8 पार्ट में डिवाइड होगा, यदि कोई फेस पे है तो 1/2 पार्ट में डिवाइड होगा, यदि कोई सेंटर पे है तो 1 पार्ट में डिवाइड होगा, यदि कोई एज लेंथ पे है तो 1/4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यदि कॉर्नर पे कोई एटम रखा है तो यूनिट सेल के अंदर कितना है, उसका मास बाई मास के हिसाब से 1/8 पार्ट अंदर है और 7/8 पार्ट बाहर है। यदि कोई एटम फेस पे रखा है तो मास के हिसाब से आधा एटम मास के हिसाब से अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है, आधा बाहर है। जितना अंदर है उसको लिखा जाता है। यदि कोई एटम सेंटर पे रखा है तो पूरा का पूरा एटम यूनिट सेल के अंदर है। यदि कोई एटम एज लेंथ पे रखा है तो 1/4 यूनिट सेल के अंदर है, 3/4 यूनिट सेल के बाहर है। इसका मतलब ये बताया जा रहा है। ये पार्ट में डिवीजन का मतलब क्या है? पार्ट में डिवीजन का मतलब है कि बाई मास कितना एटम यूनिट सेल के अंदर है, बाई मास कितना एटम यूनिट सेल के अंदर है, ये बताया जा रहा है। जैसे ये देखिए, ये जो कॉर्नर का एटम है तो बाई मास ये कितना अंदर है, 1/8 ये, और 7/8 पार्ट इस यूनिट सेल से बाहर है, इस यूनिट सेल से बाहर। और वो देखो डिवीजन मैंने यहां लिख के दिया है, कॉर्नर 1/8, सेंटर वाला 1, ठीक है, फेज वाला 1/2 और कॉर्नर 1/8। तो ये कंट्रीब्यूशन भी हमें याद रखना है अच्छे से, ठीक है। कॉर्नर 1/8 पार्ट में डिवाइड होता है, फेस 1/2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। यदि यूनिट सेल के अंदर है तो 1 पार्ट में डिवाइड होता है, यदि यूनिट सेल के अंदर है तो वो 8 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखोगे। अब देखो नंबर ऑफ एटम का मैंने फार्मूला आपको बना दिया है। अब आप कोई भी क्वेश्चन हो 2 मिनट में निकाल सकते हो, किसी में भी नंबर ऑफ एटम पूछे जाए तो बस ये फार्मूला लगा दीजिए। अब देखो मैं इस फार्मूले को यूज करके बताता हूं, बताइएगा मेरा पॉइंट क्या है। टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम है? तो मेरे दोस्तों जरा बताओ, कॉर्नर पे कितने एटम है? 8 डिवाइडेड बाई 8। ये देखो कॉर्नर पे 8 एटम है डिवाइडेड बाई 8। फेस पे कितने एटम है? 0, प्रिमिटिव में फेस पे होते ही नहीं है। सेंटर पे एटम है 0, एज पे एटम है 0। अब जरा इसको सॉल्व करो, कितना आया? 1। तो जरा गौर से समझो, प्रिमिटिव यूनिट सेल में एक एटम होता है बाई मास। अब मेरी बातों को जरा गौर से समझना, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देने जा रहा हूं। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वहां पर मैं फोकस करूंगा, उनको आप दिमाग में बैठा लो। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनिट सेल में एटम कहां पे है, किसको टच कर रहा है? कॉर्नर पे एटम है, टच किसको कर रहा है? सिर्फ एज लेंथ वाले कॉर्नर को, और किसी को नहीं कर रहा है, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अब दिमाग में बैठाना है वो गौर समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी यूज होगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यार, कितने नंबर ऑफ एटम आ रहा है प्रिमिटिव यूनिट सेल में? 1। और बच्चे कह रहे हैं यहां तो 8 दिख रहे हैं, 8 दिख रहे हैं, देखो तो ये 1 कैसे आ रहा है? तो जरा समझो, 8 एटम को टच करके ये यूनिट सेल बना है, मगर बाई मास कितने एटम उस यूनिट सेल के अंदर रखे जा सकते हैं? मास के फॉर्म में टोटल 1 एटम का मास आता है यूनिट सेल में। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है कि बाई मास यूनिट सेल में कितना एटम रहेगा। तो ध्यान रखना, लैंग्वेज अलग लिखी होती है, निकालते अलग है। लिखा क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए प्रिमिटिव यूनिट सेल बाई मास। मास के बेसिस पे बताओ कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम का मास प्रेजेंट है, जबकि प्रिमिटिव यूनिट सेल 8 एटम से मिलकर बना है, मगर बाई मास उसमें से मास कितने का है? सिर्फ 1 एटम का है। तो ऑलवेज 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 नंबर ऑफ एटम बाई मास निकाले जाते हैं, टच मत काउंट करना, ध्यान रखना, क्योंकि लिखा लैंग्वेज में कुछ और होगा। यहां देखो कहीं पर भी बाई मास नहीं लिखा है कि आपको नंबर ऑफ एटम, ठीक है, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल बाई मास निकालना है कि कितने एटम का मास प्रेजेंट है। तो 1 एटम का मास प्रेजेंट है, जबकि टच 8 कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने भी नंबर निकलेंगे बाई मास निकलेंगे कि कितने एटम का मास है। इसी वजह से आप डिवीजन करते हो। ये 1/8 डिवीजन का मतलब क्या है कि ये जो एटम रखा है, इस एटम का सिर्फ 1/8 पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर है बाई मास, बाकी सब बाहर है। तो जितना अंदर है वो काउंट करना है यहां पर, और बस इस फार्मूले को वैल्यू डाल देना, आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया? प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है बच्चों? कॉर्नर पे एटम होता है, ठीक है। कौन किसको टच करता है? कॉर्नर वाला एटम एज लेंथ के कॉर्नर के एटम को टच करता है। फेस डायगोनल के कॉर्नर को नहीं टच करेगा, बॉडी डायगोनल के कॉर्नर के एटम को नहीं टच करेगा।
दूसरी बात बच्चों ने पूछी भाई उसमें कितने एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम बाय मास, तो फार्मूला लगा दिया, कॉर्नर के एटम डिवाइडेड बाय 8, फेस के एटम डिवाइडेड बाय 2, सेंटर के एटम डिवाइडेड बाय 1, एज के एटम डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना आ गया, 1। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं बाय मास, 1 होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये बता दिया। अब कहानी को आगे ले चलते हैं। अब जरा देखो ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट पर फोकस करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम। यदि ये माना जाए कि हमारा एटम मॉलिक्यूल जो कुछ भी है स्फीयर है, तो स्फीयर की रेडियस हुई r, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ एटम। और एज लेंथ क्या होता है, एज लेंथ सभी बच्चे जानते हैं कि क्यूब की लेंथ को हम एज लेंथ कहते हैं। ये अब पूछ रहे हैं रिलेशन बताओ, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा, जिस पर फोकस करा जाए। एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम का खूब क्वेश्चन आएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक यूनिट सेल की लेंथ, ठीक है, 120 पिकोमीटर है, यदि कैटायन की रेडियस इतनी हो तो एनायन की रेडियस बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, यूनिट सेल की लेंथ 120 पिकोमीटर है और वो लिथियम का क्रिस्टल है, तो लिथियम की रेडियस बताओ, या उल्टा पलट दिया, लिथियम की रेडियस इतनी है तो लिथियम का क्रिस्टल बीसीसी को फॉलो करता है, तो उसकी लेंथ बताओ। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, गौर समझिएगा, जहां कहीं पर भी पूरे सॉलिड स्टेट में आपको रेडियस और लेंथ में रिलेशन की जरूरत पड़े, जहां कहीं पर भी पूरी केमिस्ट्री में पूरे सॉलिड स्टेट में रेडियस और लेंथ की जरूरत पड़े, रिलेशन की जरूरत पड़े, तो बस एक ही काम करना, कॉन्सेप्ट एक ही है, चाहे जो कर रहा हो। क्या कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसी लाइन तलाश करो, गौर सुनिएगा, एक ऐसी लाइन तलाश करो जिसमें सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बस एक ऐसी लाइन तलाश करो, फिर से समझना, एक ऐसी लाइन तलाश करो मेरे प्यारे बच्चों जिसमें सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हो। एक ऐसी लाइन तलाश करो जिसमें सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान दीजिए कि सर क्या बोल रहे हैं। एक ऐसी लाइन तलाश करो मेरे प्यारे बच्चों जिसमें सारे एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हो, टच कर रहे हो। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल हम पढ़ रहे हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल में कौन सी लाइन है जो एक दूसरे को टच करती है। अब आपको इस पॉइंट का आइडिया आएगा कि सर ने इस बात को क्यों बोला था, कि दो बातें याद होनी चाहिए, कौन कहां है, किसको टच कर रहा है। यदि तुम्हें पता होगा कि किसको टच कर रहा है तो तुम वो लाइन ढूंढ लोगे ना यार, है कि नहीं। तो उस लाइन को ढूंढ कैसे पाओगे, जब तुम्हें यह पता होगा कौन किसको टच कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट है। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो आधा 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 सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें से 50% पे तो यही पॉइंट लग रहा होता है, क्या कि कौन किसको टच कर रहा है, और कौन किसको टच करने के लिए हमें लेंथ निकालनी पड़ती है। एक ऐसी लेंथ बताओ जिसमें एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो जिस बच्चे को याद है कि कॉर्नर का एटम जो होता है, कॉर्नर का एटम दूसरे कॉर्नर के एटम को टच करता है, उसको वो लेंथ तुरंत आ जाएगी। ये देखो, ये एक दूसरे को टच करते हैं, तो जब ये एक दूसरे को टच करते हैं तो इसको हम दो टर्म में लिख सकते हैं, आर और फिर आर, और इसी को आप लिख सकते हो ए के टर्म में, ए। अब दोनों लोगों ने एक ही रेडियस मेजर किए तो आपस में क्या कर दोगे, बराबर कर दोगे, और जैसे ही बराबर कर दोगे लो यार रिलेशन आ गया है। तो अब आप समझ पाए कि जब भी कहीं पर हमें रेडियस और लेंथ में रिलेशन निकालना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, एक ऐसी लाइन तलाश करेंगे जिसमें एटम एक दूसरे को टच करते हैं। और वो लाइन तलाश करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी यदि पहला वाला पॉइंट अच्छे से याद है। कौन सा, कि एटम कहां रखा है, किसको टच करता है। सॉलिड स्टेट का एक ही कॉन्सेप्ट है, एटम कहां रखा है, किसको टच करता है। फिर तो बेसिक मैथ्स है, ये देखो बेसिक मैथ्स चिपका दी। यदि ये दो एटम टच करते हैं तो उसको हम आर के टर्म में भी लिख पाएंगे और ए के टर्म में भी लिख पाएंगे। तो ए के टर्म में ये लेंथ कितनी है, ए, आर के टर्म में कितनी है, 2r। दोनों चीजों की मेजरमेंट एक ही चीज के तो मेजरमेंट लिया तो दोनों आपस में बराबर होंगे। जैसे ही बराबर कर दोगे ए और आर में रिलेशन आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रोको, कैसे रोको, और इसका बेसिक क्या है, बेसिक ये कौन कहां रखा है, किसको टच करता है। क्योंकि यदि तुम्हें पता होगा किसको टच करता है तो तुम ये लेंथ निकाल ही लोगे, कौन कहां रखा है, किसको टच करता है। तो रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम कितनी आ गई प्रिमिटिव में, A = 2r। अब जरा ये देखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पूछे जाते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ। सबसे नियरेस्ट क्या हो सकता है यार, भैया सबसे नियरेस्ट यही तो हो सकता है जब एक दूसरे को टच कर रहे हो, इससे नियरेस्ट क्या हो सकता है। तो जब नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम पूछ रहा है तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा।
दो एटम की नियरेस्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस ली जाती है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम कितनी आई 2r, और ए के टर्म में कितनी आई a। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल a, क्यों ये दोनों कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, तो सबसे नियरेस्ट तो ये। अच्छा अब क्वेश्चन को वो घुमाएगा कैसे, ये देखो, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम की नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बताओ। तो यार प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ 3 ही डिस्टेंस होती है, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल ऐसे बना होता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ 3 टाइप की डिस्टेंस प्रेजेंट होती हैं एटम के रिस्पेक्ट में। वो 3 टाइप की डिस्टेंस कौन कौन सी हो सकती है, ये सारे बच्चे जानते हैं, मुझे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत इस पर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये तो बहुत आराम की बात है, ये सारे बच्चों को आता है। एटम कहां होते हैं, कॉर्नर पे। जब कॉर्नर पे एटम है तो बताओ कितनी तरह की डिस्टेंस है दो एटम के बीच में। तो मेरे प्यारे बच्चों ने कहा सर इसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 मिनट में पता चल जाएगा कितनी तरह की है। एक एटम की डिस्टेंस ये है, एक फेज डायगोनल हो गया, और एक प्यारे बच्चों क्या हो गया, बॉडी डायगोनल हो गया। बस यही 3 डिस्टेंस है। सबसे छोटी डिस्टेंस नियरेस्ट डिस्टेंस ए हो गई। सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस कौन हो गई, a√2। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल a। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल a√3। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कितनी आ जाएगी, a√3। क्यों, सबसे नियर तो ए है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एटम है कहां, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में। एक कॉर्नर को पकड़ लो, उसके रिस्पेक्ट में एटम कहां कहां है, एडजेसेंट कॉर्नर पे, फेस कॉर्नर पे, बॉडी डायगोनल कॉर्नर पे। एडजेसेंट कॉर्नर की क्या हुई ए, फेस डायगोनल कॉर्नर की क्या हुई a√2, और बॉडी डायगोनल की डिस्टेंस क्या हुई a√3। तो हमसे ये बातें पूछेगा वो क्वेश्चन में। अच्छा ये बताओ नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। अच्छा बताओ नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो इसके लिए लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन कहां रखा है। जब कौन कहां रखा है पता होगा तो ये सब निकल आएगा। तो ध्यान रखना पूरे सॉलिड स्टेट का एक ही कॉन्सेप्ट है, कौन कहां रखा है, किसको टच करता है, कौन कहां है और किसको छू रहा है ना। बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में कौन कहां है किसको छू रहा है, मतलब कौन कहां रखा है और किसको टच कर रहा है। यदि ये बात जानोगे तो ये सारा निकाल लोगे। इस बात को समझ गए, आगे बढ़े। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब यार ये बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ होता है, बच्चों को लगता है कि सर यार हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पाते हैं। तो देखो आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, इस पर फोकस करो, ठीक है। आप यूनिट सेल के कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। यदि लेंथ पर एटम है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलवेज 6 होगा। यदि कहीं पर फेज पे है तो ऑलवेज कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। फेज डायगोनल पे है, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं समझिएगा, फेज डायगोनल पे है तो भी 12 होगा। यदि बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब पे है तो 8 होगा। बस इतनी बात याद रखो। अब जरा समझना कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या, पहले ये समझाता हूं। एक एटम की नियरेस्ट डिस्टेंस पे 3 डायमेंशनल स्पेस में कितने एटम प्रेजेंट है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, एक स्पेसिफिक वो एटम लोगे आप, एक एटम की सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस पे नियरेस्ट डिस्टेंस पे कितने एटम है। एक एटम के सराउंडिंग में 3 डायमेंशनल स्पेस पे कितने एटम है, नियरेस्ट डिस्टेंस होनी चाहिए। सबसे नियरेस्ट क्या होती है, टच, मगर डेफिनेशन टच नहीं होती, ध्यान रखिएगा। डिफिनेशन ये है कि टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए नियरेस्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू सिंगल एटम। किसी भी सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में नियरेस्ट डिस्टेंस में कितने एटम प्रेजेंट हैं 3 डायमेंशनल स्पेस पे। और सबसे नियरेस्ट क्या होता है, टच। तो बच्चे टच बोलते हैं मगर टच नहीं है। तो आप ध्यान रखो, यदि नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एटम लेंथ पे आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एटम कहीं फेस पे आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एटम फेस डायगोनल पे आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एटम सेंटर पे आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इतनी बात समझ गए।
अब चिपकाओ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एटम कहां है, ये देखो अभी पढ़ाया। नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एटम कहां है, एज लेंथ पे। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ए एज लेंथ पे है ना। तो नियरेस्ट डिस्टेंस वाला एटम भाई ये दो आपस में नियरेस्ट है ना, क्योंकि ये और ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये देखो यहां पर, ये देखिए ये नियरेस्ट है, ये एटम और ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो सबसे नियरेस्ट ये हुआ ना। तो नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ए, और वो कहां पे है, एज लेंथ पे। यदि एज लेंथ पे है तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब किसी ने थोड़ी सी चालाकी दिखाई, आपसे पूछ दिया नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा तो निकाला क्या तुमने, तुमने ये बात निकाली, गौर से मेरी बात को सुनिएगा। तुमने ये निकाला कि कॉर्नर के एटम से नियरेस्ट डिस्टेंस पर कितने एटम है 3 डायमेंशनल स्पेस पे। तो वो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या थी, ए। तुमने निकाला कि ए डिस्टेंस पर 3 डायमेंशनल स्पेस पे कितने एटम है, वो थे 6, तो तुमने 6 लिख दिया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब प्यारे बच्चों क्या है कि नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस पर 3 डायमेंशनल स्पेस पे कितने एटम है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये देखो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सी है, ये देखो इसीलिए पहले ये पढ़ाया है। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल a√2। a√2 डिस्टेंस कौन सी है, ये कौन है, फेज डायगोनल। और यदि फेज डायगोनल पे वो एटम हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 12। तो इस कॉन्सेप्ट को सभी बच्चे अच्छे से याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बच्चों को कोऑर्डिनेशन नंबर में बहुत प्रॉब्लम होती है कि यूनिट सेल का सर कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालें। तो किसी भी यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बहुत इजी है, बस आप इतनी बात ध्यान रखो। वो नियरेस्ट एटम लेंथ पे आ गया तो 6, वो नियरेस्ट एटम फेज पे आ गया तो 12, वो नियरेस्ट एटम फेज डायगोनल पे आ गया तो 12, वो नियरेस्ट एटम सेंटर पे आ गया तो 8। तो ये बात समझ गया। नियरेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है, क्योंकि वो नियरेस्ट डिस्टेंस ए थी, एज लेंथ पे आई। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 क्यों है, क्योंकि वो नियरेस्ट डिस्टेंस a√2 थी, फेज डायगोनल। अगला पॉइंट, पैकिंग इफिशियंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। पैकिंग इफिशियंसी पूछी जाए तो क्या है, तो जरा देखो पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाली जाती है। पीएफ इक्वल टू, पहले तो फार्मूला लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जैसा भी यूनिट सेल हो, इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब सारे बच्चे बताएं हम किसका पीएफ निकालना है, प्रिमिटिव यूनिट सेल का निकालना है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में सभी बच्चे बताएं जरा कितने एटम होते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में एटम कितने होते हैं, 1। और सिंगल एटम को हम कितना वॉल्यूम कहेंगे, 4/3 πr³। क्यों, क्योंकि हम एटम मॉलिक्यूल जो कुछ भी होता है उसको स्पेयर मान के चलते हैं। और यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हुआ, यूनिट सेल हमारा क्या है, क्यूब। क्यूब का मतलब a³। अब जरा प्यारे बच्चों ध्यान दो, आप सभी को पता है यार कि a की वैल्यू r के टर्म में क्या लिख सकते हो, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है पीछे, ये देखो a इक्वल टू 2r। इस रिलेशन को आप रख दो, तो जैसे ही आप इस रिलेशन को रखोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो सभी बच्चे। तो मेरे हिसाब से आएगा π/6। π/6 को कोई और सॉल्व करेगा तो 5.524। तो परसेंटेज में यदि निकाला जाए तो ये तो पीएफ आया, परसेंटेज ऑफ पीएफ, तो वो कितना आ जाएगा 52.4। इतना मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यूनिट सेल का 52.4% पार्ट फिलअप है, किससे, एटम से। यूनिट सेल का 52.4% पार्ट भरा है एटम से, तो खाली कितना है, खाली को क्या बोलते हैं, परसेंटेज ऑफ वाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों खाली कितना है, 100 माइनस 52.4। तो यार जरा कोई बच्चा इसको माइनस करके मेरे को बता दे यार, टीचर की हेल्प कर दे। तो क्या आ गया 47.6। ठीक है कि नहीं, इसको समझ गया कि नहीं। तो जरा देखो, यदि कहीं पर भी पीएफ निकालना हो तो पीएफ निकालने का एक ही रास्ता है, पीएफ इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
ठीक है, और इस चीज को हम इस तरह से लगा देंगे तो बात खत्म हो गई। अब देखो हर यूनिट सेल में इतनी ही बातें निकालनी है, हर यूनिट सेल में हम इतनी ही बातें निकालेंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो अच्छे से इस बात को जरा ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्या है, यूनिट सेल कौन सा है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, इसी को आप बोलते हो बीसीसी। बीसीसी अब जरा गौर से समझते जाइएगा कि किसमें किसमें क्या क्या होता है, आप आराम से इस बात को कर पाओगे। देखो बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी हैव एटम ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एटम एट द सेंटर ऑफ द स्ट्रक्चर। बीसीसी यूनिट सेल में क्या होता है, एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और सेंटर ऑफ क्यूब पे प्रेजेंट होते हैं। एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, ये देखिए एटम कॉर्नर पे है और प्यारे बच्चों कहां पे है, सेंटर ऑफ क्यूब पे। क्यूब के सेंटर पे एटम होगा और कॉर्नर पे एटम होगा, इस जगह पे एटम होगा। अब मैंने बताया था दो ही कॉन्सेप्ट हर एक के याद रखने हैं, क्या कौन कहां है, किसको टच करता है। कौन कहां है ये तो पता चल गया, कॉर्नर पे है, सेंटर ऑफ क्यूब पे। किसको कौन टच कर रहा है, तो ये देखो कॉर्नर्स एटम डू नॉट टच ईच अदर। कॉर्नर एटम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं टच करते हैं। ये देखो कॉर्नर एटम क्या इसको टच कर रहा है, नहीं। ये कॉर्नर एटम इसको टच कर रहा है, नहीं। ये कॉर्नर एटम इसको टच कर रहा है, नहीं। कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच ही नहीं करते हैं। सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के एटम एज लेंथ वाले कॉर्नर के एटम को टच करते हैं, सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल में। इसके अलावा किसी भी यूनिट सेल में कॉर्नर के एटम एक दूसरे को कभी टच नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। सिर्फ प्रिमिटिव यूनिट सेल में कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच करते हैं, ठीक है, वो भी कौन से कॉर्नर, लेंथ वाले कॉर्नर। इसके अलावा कभी कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच ही नहीं करते हैं, पहला पॉइंट तो ये। तो कौन किसको टच करता है, सेंट्रल एटम जो होता है वो सभी कॉर्नर के एटम को टच करता है। सेंट्रल एटम ईच कॉर्नर एटम ऑफ बीसी, ये क्या लिखा है, अच्छा ये यहां पे गड़बड़ हो गया, सेंट्रल एटम टच ईच कॉर्नर एटम ऑफ बीसीसी यूनिट सेल। जो सेंटर वाला एटम है वो सभी कॉर्नर के एटम को टच करता है, ध्यान रखिएगा। कौन किसको टच करता है, कौन कहां है, मेरा फोकस इसी बात पे है। बाकी सवाल अर्थमेटिक मैथ है, तुम 2 मिनट में निकाल लोगे। क्या कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते मेरे दोस्त, सेंटर वाला एटम सभी कॉर्नर के एटम को टच करता है। सेंटर वाला एटम सभी कॉर्नर के एटम को टच करता है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया, टोटल नंबर्स ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल। बस फार्मूला लगा दो, क्या होता है फार्मूला, याद है ना, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कॉर्नर के एटम डिवाइडेड बाई 8, फेस के एटम डिवाइडेड बाई 2, सेंटर के एटम डिवाइडेड बाई 1। सेंटर पे कितना एटम है, एक एटम है, ये सेंटर पे है, प्लस एज पे एटम डिवाइडेड बाई 4, तो कितने एटम आ गए, 2। तो बाई मास बीसीसी यूनिट सेल में टोटल 2 एटम होते हैं। बाई मास बीसीसी यूनिट सेल में टोटल 2 एटम होते हैं। अब इधर आ जाओ, द रेडियस बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, वही बात फिर आ गई। अब हम लोग थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि वही बात फिर से निकालनी है। अब मैंने इसका कॉन्सेप्ट तो पीछे पढ़ा ही दिया है कि जब भी ऐसी बात आए तो क्या करोगे, एक ऐसी लाइन लोगे जिसमें सारे एटम टच करते हो। अब पीछे पढ़ाया कौन किसको टच करता है, तो तुमने बताया कि सेंटर वाला एटम, ये जो सेंटर वाला एटम है ये कॉर्नर वाले एटम को टच करता है। तो जब सेंटर वाला एटम कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा तो बॉडी डायगोनल मिल जाएगा। बॉडी डायगोनल एक दूसरे को टच करते हैं ऐसे है। तो जरा देखना, आप कह रहे हो ये, तो ये एक कॉर्नर का एटम हुआ, ये हमारा सेंटर वाला एटम हो गया, और ये दूसरे कॉर्नर का एटम हुआ, उस फेज वाला नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। ये दूसरा कॉर्नर है नीचे वाला। अरे घर में बैठे हो, रूम में बैठे होगे ना, तो बस रूम में बॉडी डायगोनल खींच लो, सेंटर एटम टच कर रहा है, एक कॉर्नर एटम टच कर रहा है और नीचे वाला कॉर्नर एटम टच कर रहा है। तो बताओ बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a√3, और r के फॉर्म में कितना आएगा, r, ये पूरा डायमीटर 2r और ये फिर r, तो r के फॉर्म में कितना आएगा, a√3 = 4r। ठीक है, बुकों में कैसे लगाया गया उसको मत ध्यान रखिएगा, एक ही बार में हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम स्मॉल r लेके चलते हैं, इसलिए हम यहां स्मॉल r लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको बुरा लगेगा। तो r = आ गया a√3 / 4। ठीक है, कैसे निकाला, सेम कॉन्सेप्ट से। तो जब भी कहीं ऐसी बात आए कि यार रिलेशन चाहिए किसमें, रेडियस और लेंथ में, तो बस एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करो जिसमें सारे एटम एक दूसरे को टच करते हो, अपने आप क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। वो लाइन कौन सी है, ये कौन सी, बॉडी डायगोनल।
बॉडी डायगोनल क्यों? क्योंकि आपने हमसे कहा है कि सेंटर वाला एटम हर कॉर्नर के एटम को टच करता है। जब सेंटर वाला एटम हर कॉर्नर के एटम को टच करता है तो इसका मतलब एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक की डिस्टेंस में सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने कहा सर कॉर्नर से कॉर्नर क्यों नहीं ले सकते? तो कॉर्नर से कॉर्नर में ये टच कहां कर रहा है? इस जगह पे चेक करो। तो ऐसी लेंथ लेनी जिसमें एटम एक दूसरे को टच करते हो। अब जरा देखो, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। अब नियरेस्ट डिस्टेंस में टच वाले एटम चाहिए, तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम क्या है? यहां से लेके यहां तक, सेंटर से सेंटर तक। तो ये क्या हुई? a√3/2 का आधा। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन बीबीसी मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल। तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल में यही वाली लेंथ तो आई मेरे दोस्त यार। सबसे नियरेस्ट क्या होता है? टच करने वाले। फिर क्या पूछ रहे हैं? नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब नेक्स्ट नियरेस्ट क्या आ सकती है? तो जरा देखो, नेक्स्ट नियरेस्ट क्या हो सकती है? ये ए है, ये वाली क्या है? a√2 है कि नहीं भाई? दो एटम के बीच की नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगी? और इस एटम से इस एटम की a√3 है। तो अब बताओ सबसे छोटी डिस्टेंस क्या है? भाई सेंटर वाला एटम तो तुमने कंसीडर कर लिया है। अब यदि सेंटर वाला एटम छोड़ दिया जाए तो नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए कौन से दो एटम कंसीडर करोगे? लेंथ से लेंथ, वो a हो गई। लेंथ से कॉर्नर से फेस डायगोनल कॉर्नर, वो a√2 हो गई। फिर बॉडी डायगोनल कॉर्नर a√3 हो गई। तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन क्या होगा? a होगा। कैसे समझ पाए? अरे मेरे दोस्त यार, ये वाली तो टच करने वाली थी, टच करने वाली जो तुमने ले ली वो तो नियरेस्ट हो गई। अब इसके बाद कौन? उस सेंटर वाले एटम को हटा दो, तब तो यार ये कैसा हो गया? प्रिमिटिव यूनिट सेल हो गया। तो नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? a होगी। ठीक है, तो देखो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम a√3/2। क्यों? क्योंकि एटम टच कर रहा है। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एटम a। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्रिमिटिव नहीं है, बीसीसी यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो बॉडी सेंटर यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या दिया था कि ये देख लो कि नियरेस्ट एटम किस लोकेशन पे है। तो जरा बताओ बॉडी सेंटर का नियरेस्ट एटम कौन सा है? सेंटर पे। भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि एक बात देखो कि नियरेस्ट एटम कहां पर रखा है, बस। अब नियरेस्ट एटम कहां पे रखा है? सेंटर पे रखा है। ये देखो, इस एटम के रिस्पेक्ट में निकालना या इसके रिस्पेक्ट में देखो, तो नियरेस्ट एटम कहां पे रखा है? सेंटर पे। और यदि नियरेस्ट एटम सेंटर पे है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। ये देखो मैं अभी लिख के आया हूं पीछे, ये देखिए, ये देखिए नियरेस्ट एटम लेंथ पे है तो 6, फेस पे है तो 12, फेस डायगोनल पे है तो 12 और सेंटर ऑफ क्यूब पे है तो 8। अब नियरेस्ट एटम हमारा कहां मिला? सेंटर ऑफ क्यूब पे मिला। ये देखो नियरेस्ट एटम ये है सेंटर ऑफ क्यूब पे, और नियरेस्ट एटम सेंटर ऑफ क्यूब पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, तो नेक्स्ट नियरेस्ट एटम कहां है? तो मेरे दोस्तों नेक्स्ट नियरेस्ट एटम के लिए देखो, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है? a। इसका मतलब कहां पे है नेक्स्ट एटम? तो नेक्स्ट एटम जो है वो एज लेंथ पे है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है? a है। यदि नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस a है तो इसका मतलब हुआ कि नियरेस्ट एटम एज लेंथ पे है। और मेरे दोस्तों यदि नियरेस्ट एटम एज लेंथ पे है तो एज लेंथ पे कोई एटम होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। बात खत्म हो गई। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6। अब नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब पूछा जा रहा है पैकिंग इफिशियंसी। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, फार्मूला एक बार पढ़ा चुका हूं तो डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। तो पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल 2, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³। 2 4/3 πr³, ऐसे लिख दिया। अब a को क्या लिखोगे? a को लिखोगे इन टर्म ऑफ r। a को जब इन टर्म ऑफ r लिखोगे तो तुमने ये निकाला है, a की जगह क्या डाल सकते हो? 4r डिवाइडेड बाय 3। तो 4r डिवाइडेड बाय √3 का क्यूब। अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो 2 आ गया, 4 आ गया, पाई आ गया, r³ आ गया, नीचे क्या आ गया? 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, r³ आ गया, √3 ऊपर गया तो 3 आ गया और √3 आ गया। अब प्यारे बच्चों थोड़ी सी हेल्प करो सॉल्व करने में।
बच्चे सॉल्व करने में हमेशा टीचर की हेल्प करते हो, मेरी हेल्प तो जरूर करते हैं, क्योंकि मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं। क्यों? क्योंकि 16-17 सालों से कोई कैलकुलेशन की नहीं है। ये देखो, तो कितना वैल्यू आ जाएगा, √3π/8, √3π/8। और इसी को फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 0.68। तो देखो जरा, इसको परसेंटेज बना लो, परसेंटेज ऑफ पीएफ आ गया 68%। इसका मतलब तुम ये कह रहे हो कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल एटम के मास के थ्रू 68% तक फिल रहता है। तो खाली कितना रहता है, मींस परसेंटेज ऑफ वाइड। तो बच्चों ने कहा सर परसेंटेज ऑफ वाइड नहीं बताओगे, तो हमने कहा यार प्यारे बच्चे पूछेंगे तो क्यों नहीं बताएंगे, हाँ उन्हीं के लिए तो हम लोग जी रहे हैं, उन्हीं को तो पढ़ा के हम लोगों को सिलेक्शन कराना है। तो परसेंटेज ऑफ वाइड कितना आया सारे प्यारे बच्चों, 32%। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार, फेस सेंटर यूनिट सेल। अब फेस सेंटर यूनिट सेल पढ़ते हैं। ये वाला जो है एफसीसी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड रहते हैं। ये वाला यूनिट सेल आप अच्छे से ध्यान रखें, कौन कहां है, किसको टच कर रहा है, क्योंकि ये बार बार यहां पर भी आएगा, क्रिस्टल में भी आएगा। तो जरा देखो फेस सेंटर यूनिट सेल क्या होता है, एटम कहां होते हैं। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं और फेस पे होते हैं। सभी के सभी कॉर्नर पे होंगे और सभी के सभी फेस पे होंगे। ये देखो, ये पीछे वाला फेस है, ये आगे वाला फेस है। ये देखो एटम कहां होते हैं, सभी के सभी कॉर्नर पे होते हैं। ये देखिए सारे के सारे कॉर्नर पे हैं। और कहां है प्यारे बच्चों, फेस पे। तो फेस सेंटर यूनिट सेल में एटम कहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फेस सेंटर यूनिट सेल एटम प्रेजेंट ऑल द कॉर्नर ऑफ क्रिस्टल लैटिस एट द सेंटर ऑफ ऑल द फेस ऑफ क्यूब। क्यूब के फेस पर एटम होंगे और क्यूब के कॉर्नर पर एटम होंगे। पहला पॉइंट कौन कहां रखा है पता चल गया। अब दूसरा पॉइंट कौन किसको टच कर रहा है। तो पहला तो आपको सबको पता है कि कॉर्नर के एटम एक दूसरे को कभी टच नहीं करते, सिर्फ प्रिमिटिव में करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में एज लेंथ के कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच करते हैं, उसके बाद किसी में कोई कॉर्नर एटम एक दूसरे को नहीं टच करते। चेक करो, ये कॉर्नर एटम क्या इसको टच कर रहा है, नहीं। ये कॉर्नर एटम क्या फेस डायगोनल वाले को टच कर रहा है, ये फेस डायगोनल होगा, नहीं। ये कॉर्नर एटम क्या इसको टच कर रहा है, नहीं। तो कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो बात आई कौन किसको टच करता है, सबसे खास बात ये है कौन किसको टच करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार जब कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करता तो कौन किसको टच करता है, इस बात को समझाता हूं, गौर समझिएगा। फेस सेंटर एटम अपने कॉर्नर एटम को टच करेगा, फेस सेंटर एटम उस कॉर्नर एटम को टच करेगा जिस पर वो है। ये देखो फेस सेंटर एटम मैं पूछ रहा हूं, फेस सेंटर एटम किसको किसको टच करेगा, जो फेस सेंटर एटम है उसको मैंने क्या किया, व्हाइट कर दिया है। ये व्हाइट वाला एटम है, ये वाला एटम, ये किसको किसको टच कर रहा है जरा देख लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये टच कर रहा है पहले ये 4, फिर इनको टच कर रहा है 5, 6, इसी तरह से इसके पीछे होगा 7, इसी तरह से एक नीचे होगा 8। फेस वाला एटम उस फेस के कॉर्नर एटम को टच करेगा, उस फेस के एडजेसेंट फेस के फेस सेंटर एटम को टच करेगा, और फिर दूसरी तरफ। जरा इस बात को समझ पाए कैसे, फेस सेंटर एटम देखो जिस फेस पर बना है उस फेस के कॉर्नर एटम 4, ठीक। फिर उस फेस के एडजेसेंट फेस के फेस सेंटर एटम, उस फेज के एडजेसेंट फेज के फेस सेंटर एटम। फेस सेंटर एटम वाला किसको किसको टच करता है, गौर समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेस सेंटर वाला एटम किसको टच करेगा, जिस फेज पे बना है उस फेज के कॉर्नर एटम, पहला पॉइंट। दूसरा, उस फेज के एडजेसेंट फेज के फेस सेंटर एटम, ठीक है, इतना। अब बाकी तो एडजेसेंट फेज इधर भी होगा, एडजेसेंट फेज पीछे साइड भी होगा, तो 12 एटम को टच करता है। अपोजिट फेस सेंटर एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। ये फेस सेंटर एटम और जो यहां पर फेस सेंटर एटम होगा वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। एक फेस सेंटर एटम यहां पर भी तो होगा, इधर फेस पर, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, है ना। इसका अपोजिट इधर होगा, वो एक दूसरे को टच नहीं करेगा। तो जरा इस बात को अच्छे समझ लेना, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ भी है। जिस फेज पे फेस सेंटर एटम कंसीडर करोगे, फेस सेंटर एटम उस फेज के कॉर्नर एटम को टच करेगा, उस फेज का एडजेसेंट फेज के फेस सेंटर एटम को टच करेगा, ठीक, इतने को टच करेगा।
किसको टच नहीं करेगा? अपोजिट फेस सेंटर एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, ठीक है। ऊपर वाला नीचे वाले को टच नहीं करेगा, लेफ्ट वाला राइट वाले को टच नहीं करेगा, फ्रंट वाला बैक वाले को टच नहीं करेगा। अपोजिट फेस सेंटर में एक दूसरे को टच नहीं करते, मतलब ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा, ये इसको टच नहीं करेगा। अपोजिट फेस सेंटर एटम एक दूसरे को टच नहीं करते, ध्यान रखिएगा। अपोजिट फेस सेंटर में एटम एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। कॉर्नर एटम, फेस सेंटर एटम उस फेस के कॉर्नर एटम को टच करेगा एंड एडजेसेंट फेस के फेस कॉर्नर एटम को, एडजेसेंट फेस के फेस सेंटर एटम को टच करेगा। कौन किसको टच करता है ये याद रखना बहुत जरूरी है। फिर क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी यूनिट सेल, बस फार्मूला लगा दो, नंबर ऑफ एटम इन कॉर्नर प्लस नंबर ऑफ एटम इन फेस डिवाइडेड बाय 2, नंबर ऑफ एटम इन सेंटर डिवाइडेड बाय 1, नंबर ऑफ एटम इन एज डिवाइडेड बाय 4। तो देखो कितने एटम आ गए, तो टोटल एटम कितने आ गए प्यारे बच्चों? 4 एटम आ गए। तो एफसीसी यूनिट सेल में बाई मास कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। एफसीसी यूनिट सेल में बाई मास कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। अब जरा देखो फिर एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम, आपको ध्यान है एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम में क्या करना है? एक ऐसी लेंथ लेनी है जिसमें एटम टच कर रहे हो। और अभी आपको हम बता के आए हैं, क्या बता के आए? कि जो हमारा कॉर्नर वाला एटम होता है, वो फेज वाला एटम जो होता है, वो उस फेज के सभी कॉर्नर एटम को एक दूसरे से टच करता है। ये देखो, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई यहां से यहां तक की? ये डिस्टेंस हो गई a√2, r के फॉर्म में कितनी हो गई? 4r। तो बच्चों आ गया a = 2√2r, रिलेशन आ गया। जब भी एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम की बात आए तो एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करो जिसमें सभी एटम टच कर रहे हो। और आपने अभी चिल्ला चिल्ला के बताया कि फेज वाला एटम अपने कॉर्नर वाले एटम को टच करता है, तो बस वो लेंथ मिल गई, है कि नहीं? वो लेंथ मिल गई और बस हमें उसी लेंथ की जरूरत थी, आंसर आ गया। बार बार कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जितनी चीजें पढ़ा रहा हूं मैं वो 2 ही चीजें से निकाल रहा हूं, कौन कहां रखा है, किसको टच करता है, बस इसी से सारी चीजें निकल रही हैं, तो फोकस रखिएगा। नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, सबसे नियरेस्ट क्या होता है? टच। टच वाली नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस ये हुई। और ये क्या है? फेज डायगोनल का हाफ। ये देखो, तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम क्या होगी? a√2 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगी? तो नेक्स्ट नियरेस्ट क्या होगा? ये वाला एटम हटा लो क्योंकि ये तो काउंट हो गया। नेक्स्ट नियरेस्ट यही होगा, a, है कि नहीं भाई? इसके बाद कौन सी लेंथ आएगी? यदि फेज वाला एटम आपने कंसीडर कर रखा है तो फेज वाले एटम के बाद की जो दूसरी डिस्टेंस है वो बस a ही होती है हमेशा। ये देखो, तो नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, नेक्स्ट नियरेस्ट कितनी होगी? a होगी। अब जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए मैंने बातें क्या बताई है कि बस ये चेक करो नियरेस्ट कहां है। तो अभी देखो बताया, नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, नियरेस्ट एटम कहां पे है? फेज पे है। देखो कॉर्नर से कहां है? फेज पे। और यदि नियरेस्ट एटम फेज पे है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12। अभी पीछे लिखा है, फेज पे होगा तो 12, फेज डायगोनल पे होगा तो 12, लेंथ पे होगा तो 6 और सेंटर पे होगा तो 8। फेज पे आया 12 हो गया। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, तो नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस कहां पे है? a क्या होता है? लेंथ। तो इसका मतलब नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सी है? लेंथ। और लेंथ पर है एटम तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। बात खत्म हो गई कोऑर्डिनेशन नंबर की भी। अब बात आई पीएफ, पैकिंग इफिशियंसी। तो यार पैकिंग इफिशियंसी का फार्मूला तो आपको पता है, नंबर ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम 4 है, वॉल्यूम ऑफ सिंगल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम आपको पता है 4/3 πr³। और प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या रखोगे? a³। अब a को r के फॉर्म में कैसे रखोगे? तो a को r के फॉर्म में ये देखो a = क्या है? 2√2r है। इस चैप्टर का मुझे कोई फार्मूला याद नहीं है, एक भी फार्मूला। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर को मैं सबसे इजी मान के चलता हूं। इसमें करना ही क्या है? सिर्फ आपको एक बात याद रखनी है अच्छे से, कौन कहां रखा है, किसको टच करता है। इसके बाद तो छोटी वाली मैथ्स लगानी है जो हम लोग 6th 7th में पढ़ के आते थे, और कुछ करना ही नहीं। चेक करो आप, इतनी देर से यही तो बता रहा हूं।
देख लो आप। तो यार कौन कहां रखा है, बस इतना यदि आपको अच्छे से आ गया तो बात खत्म है। फिर तो थोड़ी सी मैथ्स लगानी है। अब वो तो लगा ही लेते हो आप, क्यों, टैलेंटेड तो ठहरे। चलो भाई सारे बच्चों इसको सॉल्व करके यार आंसर तो बता दो प्यारे सर को, ठीक है ना। तो सभी बच्चों ने जिद की है कि सर हम आंसर बता के रहेंगे, आप परेशान ना हो। तो चलिए सारे बच्चे जब आंसर बता रहे हैं तो हम परेशान क्यों होंगे। 4 से 4 उड़ा दो, 4 से 4 उड़ा दो। तो बेटा आंसर क्या गया, पाई डिवाइडेड बाई 3√2। अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 0.74 आ जाएगा। तो पीएफ कितना आ गया, पीएफ ऑफ एफसीसी, तो पीएफ ऑफ एफसीसी कितना आ गया प्यारे बच्चों, 74%। यदि इतना भरा है तो खाली कितना है, तो वाइड कितना होगा, तो वाइड क्या है 100 से माइनस कर दो। तो कोई बच्चा बताएगा 74 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 26%। बताते रहा करो यार प्यारे बच्चों, है ना। बचपन में 1 2 3 पढ़ी थी, भूल गया हूं, तो इसलिए प्लीज बताते रहें कि कहां क्या होगा। समझ तो रहे हो ना, बताने की जरूरत तो नहीं है कैसे किया, ये तो चिपका ही लिया होगा आप लोगों ने। अब जरा देखो एक साथ इस टेबल को भी बता देता हूं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक को ही प्रिमिटिव बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपल क्यूबिक को ही प्रिमिटिव बोलते हैं। कॉर्नर पे एटम है, फेस पे एटम नहीं है, सेंटर पे एटम नहीं है, टोटल एटम कितना है 1। बॉडी सेंटर में कॉर्नर पे एटम है, फेस पे एटम नहीं है, मगर सेंटर पे एटम है, एटम कितने हैं 2। फेस सेंटर यूनिट सेल में कहां पे एटम है, कॉर्नर पे एटम है, फेस पे एटम है, टोटल एटम 4। अब एंड सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल का सब कुछ मैं आपके हवाले करता हूं। ये HW है, बहुत दिन से HW नहीं किया होगा ना होमवर्क, तो बेटा आज होमवर्क देता हूं। प्रिमिटिव यूनिट सेल ये है, एंड सेंटर यूनिट सेल ये है। मैं इसका अरेंजमेंट बता दूंगा। आपका काम क्या है, आपका काम है इसको सॉल्व करके लाना, वही सारी चीजें निकालनी है जो हम लोगों ने बाकी में निकाली है, ठीक है। तो आपका होमवर्क है कि इसको सॉल्व करके लाओ। एटम कहां होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। अरेंजमेंट बता दूंगा, कौन किसको टच करता है ये बता दूंगा, बाकी कहानी आपकी है। आप इसको सॉल्व करके लाओगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता ज्यादा के बिल्कुल ही नहीं होता है। तो देखो जरा बच्चों, ये देखो एंड सेंटर का अरेंजमेंट ये होता है। एटम कहां होंगे, कॉर्नर पे होंगे और 2 अपोजिट फेस पे होंगे। वो सारी बातें निकालनी जो आपको मैंने पीछे निकाली है, हर एक में सेम पॉइंट निकाले हैं, चेक कर लेना आप। तो आपको वो सारी बातें इसमें निकालनी है एंड सेंटर यूनिट सेल में। तो एंड सेंटर यूनिट सेल में आप ये निकाल के लाओगे कि कौन कहां पे है और किसको टच कर रहा है। तो देखो कॉर्नर पे एटम है, फेस पे एटम है। कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते। फेस वाला एटम जिस कॉर्नर पे बना है, फेस वाला एटम जिस फेस पे बना है उस फेस के सभी एटम को टच करता है। ये वाला एटम इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, ये वाला एटम, ठीक है। बस फेस वाला एटम जिस फेस पे बना है उस फेस के सभी कॉर्नर एटम को टच करेगा। अब बाकी सारी चीजें आपको निकाल के लानी है जैसे आपने पीछे निकाला है। आगे देखते हैं। अब देखो अब यार हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन में। तो जरा देखो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान दो। पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे लिए क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, जरा उसको देख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन पूछा गया द वैकेंट स्पेस इन बीसीसी लैटिस। बीसीसी लैटिस का मतलब तो तुम लोग समझ ही गए होगे यार दोस्तों, क्या नाम है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर यूनिट सेल यदि हमारा है तो उसमें वैकेंट स्पेस पूछ रहा है। तो मैंने निकाला था इसका पीएफ कितना निकाला था हम लोगों ने, 68%। तो बेटा वैकेंट स्पेस मतलब वाइड कितना निकला था, 100 माइनस 68%। तो यार जब इसको कर दोगे तो क्या प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 32%। इसका मतलब वैकेंट स्पेस कितना होगा, 32% होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। ए गिवन मेटल क्रिस्टलाइज आउट विद ए क्यूबिक स्ट्रक्चर हैविंग एज लेंथ 360 पिकोमीटर। इफ देयर आर द 4 मेटल एटम इन 1 यूनिट सेल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ 1 एटम इज। गौर से इस क्वेश्चन को देखो और समझो, फिर बताओ इसको कैसे करना है। यदि आप सभी बच्चे बहुत समझदार हो, जैसा कि तुम दिखते भी हो और हो भी, तो इस क्वेश्चन को 2 मिनट में पकड़ लोगे। पहली बात क्या है, उसने कहा है कि एक यूनिट सेल में 4 एटम है।
यदि एक यूनिट सेल में 4 एटम है तो कौन सा यूनिट सेल होगा वो? प्रिमिटिव यूनिट सेल में 1 एटम होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। इसका मतलब ये बात कर रहा है एफसीसी यूनिट सेल की, फेस सेंटर यूनिट सेल की। तो यदि फेस सेंटर यूनिट सेल की बात कर रहा है तो ए दे रखा है, ये गिवन है, और प्यारे बच्चों पूछ क्या रहा है? आर। तो आपको मैंने बताया था ए दिया जाए आर पूछा जाए तो एक ऐसी लाइन सेलेक्ट कर लो जिसमें सभी एटम टच करते हो, या फिर आपको रिलेशन याद हो ए और आर के बीच में, जो अभी मैंने पीछे निकाला है। तो या तो प्यारे बच्चों रिलेशन आता हो, यदि किसी को रिलेशन नहीं आता तो वो 2 सेकंड में इसको निकाल भी सकता है यार। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कौन कहां है किसको टच कर रहा है। मैंने कहा था यही कॉन्सेप्ट है, कौन कहां है किसको टच कर रहा है। तो क्या होता है जब फेस सेंटर यूनिट सेल होता है तो कॉर्नर के एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, मगर सेंटर वाला एटम जो फेस के सेंटर पे होता है वो सभी कॉर्नर एटम को टच करता है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? a√2, और r के फॉर्म में कितनी हो गई? 4r। तो बस बराबर कर दो, a√2 इक्वल टू 4r। और चाहे तो फार्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ में रिलेशन पीछे पढ़ाया है, तो आप चाहते तो डायरेक्ट भी उठा सकते थे कि a इक्वल टू 2√2r, और चाहो तो ऐसे निकाल लो। अब a की वैल्यू बेटा कितना है? 360, √2 ऐसे ही लिख दिया, 2 4 है, 4 को हमने ऐसे लिख लिया, √2 इंटू √2r, एक √2 से √2 कट गया, 2 से इसको उड़ा दिया, 180 हो गया। ठीक है, तो r इक्वल टू प्यारे बच्चों कितना आ गया? 180 डिवाइडेड बाई √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है सभी बच्चों को पता है? 1.414। अब यार इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करने से देख लो कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, जो आ जाएगा वही आंसर होगा, कर लोगे ना बच्चों? जो आ जाएगा वही आंसर होगा। आई थिंक कितना आएगा? 90 में आधे से थोड़ा ज्यादा है, तो ये सब तो गलत आंसर है, ये तो आएंगे नहीं, या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। कैलकुलेशन तो कर लोगे ना यार, छोड़ दूं मैं? इतना तो फेथ कर ही सकता हूं कि इस क्वेश्चन को आगे तुम बढ़ा लोगे अब। ठीक है, वैल्यू निकाल लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। जरा देखिए बच्चों, लिथियम मेटल क्रिस्टलाइज इन ए बॉडी सेंटर क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक लिथियम का क्रिस्टल है। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल इज 351, द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम एटम। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था डिट्टो वही है, और पीछे वाले से थोड़ा सा इजी है। क्यों? इसमें उसने यूनिट सेल का नाम बता रखा है, यूनिट सेल का नाम बता दिया है कि ये कौन सा है? बीसीसी यूनिट सेल है, और सभी बच्चे जानते हैं बीसीसी यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। एटम कहां पे होगा मेरे बच्चों? एटम, प्यारे बच्चों दोस्तों कुछ हेल्प करो टीचर की, एटम कहां होगा? बताओ जल्दी से भाई, एटम कहां होगा? जल्दी बताइए, टीचर की याददाश्त जा सकती है, चली गई है। एटम कहां होगा? एटम कॉर्नर पे होगा। और कहां होगा? एटम सेंटर पे होगा। सभी कॉर्नर पे एटम होगा, और प्यारे बच्चों कहां पर होगा? सेंटर पे एटम होगा। तो कॉर्नर पे एटम हो गया और सेंटर पे एटम हो गया। अब वो कह रहा रेडियस बताओ, एज लेंथ दी है, तो कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्ट रिलेशन से कर ले, और किसी को रिलेशन ना याद हो तो कॉन्सेप्ट लगा ले। सेंटर वाला एटम, सेंटर वाला एटम सभी एटम को टच करता है। कौन कहां है किसको टच करता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये मैंने पीछे ही पढ़ाया है। यदि ये बात याद है तो बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो सेंटर वाला एटम क्या होता है? बॉडी सेंटर में मैंने पढ़ाया था कि सेंटर वाला एटम सभी एटम को टच करता है, सभी कॉर्नर एटम को टच करता है। तो ये कितनी होती है? a√3, और r के फॉर्म में कितनी होगी? 4r। बराबर कर दो, तो 4r इक्वल टू a√3। और चाहे तो रिलेशन याद कर लो, आपको रिलेशन भी आते हैं, a और r में रिलेशन अभी मैंने देखो पीछे निकलवाया है, चाहो तो वो याद कर लो। ठीक है, तो 4r, a की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है? और √3, तो r इक्वल टू आ गया 351 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो 351 तो ऐसे ही आ गया, √3 की वैल्यू 1.732 और 4। अब यार इसको सॉल्व कर लो, यदि इसको मैं 16 मान लूं लगभग, तो 4.41 समथिंग आ जाएगा। तो ये इसका हाफ है, तो इसका मतलब 300 आंसर तो नहीं हो सकता। बात समझ गए ना? ये आंसर तो गलती है। ठीक है, अब इन्हीं में से कोई होगा। हाफ है तो हाफ, 35 का हाफ कितना होता है?
तो 74 के आसपास। तो ये दोनों भी गलत है, आई थिंक ये भी गलत होगा, आंसर ये होगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके निकालिएगा, मैंने तो थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया है। 4 को इससे डिवाइड करोगे तो 0.4 आएगा। अब 0.4 का मतलब ये वैल्यू लगभग आधी के आसपास आना। ठीक है, 350 का आधा 175 के आसपास आएगा या उससे कम, क्योंकि 0.4 लिखा है। तो 175 के आसपास का आंसर यही है, तो यही आएगा। कैलकुलेशन करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, छोड़ देता हूं। नेक्स्ट, कॉपर क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस विद ए यूनिट सेल लेंथ 361। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम? यार कॉपर यदि फेस सेंटर है और लेंथ दी है, रेडियस पूछ रहा है, तो यार ये तो अब कर ही लोगे, इस बार तो छोड़ सकता हूं ना मेरे दोस्त। समझ गए ना क्या करना है? एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करनी है जिसमें सारे एटम टच करते हो। जिसको ये कॉन्सेप्ट ना समझ में आए तो आप क्या करो, आप रिलेशन याद रखो। मगर रिलेशन याद रखोगे तो टफ क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे। तो कोशिश ये करो कि रिलेशन भी याद हो और कॉन्सेप्ट भी याद हो, और कॉन्सेप्ट याद है तो 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो रिलेशन याद भी नहीं रहते, मगर कॉन्सेप्ट याद रहते हैं तो मैं 2 मिनट में कर लेता हूं। a√2 इक्वल टू 4r। समझ गए कैसे? फेस का एटम सभी कॉर्नर के एटम को टच करता है, तो फेस डायगोनल a√2 और r के फॉर्म में 4r। ये बात समझ पा रहे हो ना कैसे लिख रहा हूं? या फिर आप रिलेशन लिख दो, a और r में रिलेशन क्या होता है? a इक्वल टू 2√2r। समझ रहे हो ना यार दोस्त? अब वैल्यू डाल दो बस, 360, ठीक है, 2 और √2 की वैल्यू 1.414। r आपका निकल आएगा पिकोमीटर में। ठीक है, कितना आ आएगा आप देख लीजिएगा। बस कैलकुलेशन करनी रह गई है, कैलकुलेशन करनी रह गई है। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कैलकुलेट ना कर पाओ। हम लोग टाइम को बचाते हैं और कहानी को आगे ले जाते हैं। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल इज। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में फ्री स्पेस कितना होगा? पैक स्पेस कितना होता है? 68%। ये क्या होता है? पैक स्पेस होता है, पीएफ होता है। तो फ्री स्पेस कितना होगा? 32%। नेक्स्ट, इफ ए स्टैंड फॉर द एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक सिस्टम, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक को ही प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं, ये बात अभी मैंने पीछे बताई थी। प्रिमिटिव यूनिट सेल। द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द 3 स्पेयर इन दिस सिस्टम विल बी रिस्पेक्टिवली। देखो, रेशियो ऑफ 3 रेडियाई मतलब रेडियस ऑफ एटम ही पूछ रहा है। उसने कहा कि यदि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ, बॉडी सेंटर यूनिट सेल की एज लेंथ और फेस सेंटर यूनिट सेल की एज लेंथ को बराबर मान लिया जाए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ, बॉडी सेंटर यूनिट सेल की एज लेंथ और फेस सेंटर यूनिट सेल की एज लेंथ को यदि बराबर मान लिया जाए दोस्तों, तो बताओ उनकी रेडियस में क्या ऑर्डर होगा? एटम की रेडियस में। मगर एटम का जो साइज है सब में अलग अलग है, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले हम प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें क्या होता है? A इक्वल टू होता है 2r, r सिंपल। ठीक है, फिर हम किसकी बात कर लेते हैं? बीसीसी की। बीसीसी में मेरे सारे प्यारे बच्चों क्या होता है? डायरेक्ट लिख दूं, क्या होता है? ध्यान रहेगा आप लोगों को। बीसीसी में √3a इक्वल टू 4r बीसीसी। बीसीसी में क्या होता है? सारे एटम कॉर्नर पे होते हैं और एक एटम सेंटर पे होता है, तो बॉडी डायगोनल में सारे एटम एक दूसरे को टच करते हैं, तो a√3 इक्वल टू 4r। ठीक है, मेरी फीलिंग को समझ पा रहे हो? क्योंकि ये पीछे पढ़ाया है, आपको बस अभी इसी जगह पे बता रहा हूं, क्योंकि अभी तो पढ़ाया यार, नहीं तो रिलेशन याद हो तो कोई बात नहीं। अब क्या है? एफसीसी। एफसीसी मेरे दोस्त, एफसीसी में अभी बताया था a√2 इक्वल टू 4r एफसीसी। अब रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है, तो रेडियस का ऑर्डर पूछ रहा है तो हम लोग निकाल दें। कैसे निकालोगे? इसकी वैल्यू कैसे आएगी? RS रेशियो RB रेशियो RF, क्या आया? a/2, ये दो नीचे ले आए तो a/2 रेशियो √3a/4 रेशियो √3a/4, ये वैल्यू आई। अब आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, नहीं तो इसी से आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो RS
रिस्पेक्टिवली है, तो सबसे पहले कौन आ रहा है, रिस्पेक्टिवली सबसे पहले आ रहा है सिंपल, तो सिंपल की वैल्यू क्या है a/2, a/2 इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। फिर दूसरी वैल्यू क्या है √3a/4, √3a/4 ये नहीं है, √3a/4 ये नहीं है तो फिर ये आ गया। तीसरी वैल्यू क्या है 1/2√2a, तो ये है, क्यों, इसको आप लिख सकते हो 2√2a, है कि नहीं, काट कर। तो देखो इस बार क्वेश्चन में ये पूछा था क्या था, इन्होंने कहा था कि यदि सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और एप सेंटर मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल की लेंथ को इक्वल मान लिया जाए तो बताओ वो जिन एटमों से बना है उनकी एटम की रेडियस का रेशियो क्या होगा। तो एटम की रेडियस का रेशियो क्या होगा बच्चों, ये होगा, और इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट, अब जरा देखिए, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने फ्रैक्शन एटम स्पेस को ऑक्युपाई करेगा। तो यार मैंने ये आपको काउंट करना बताया था, पीएफ इक्वल टू नंबर ऑफ एटम वॉल्यूम ऑफ सिंगल एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम 1, ठीक है, सिंगल एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a³ की जगह क्या रख दोगे 2r² कैसे रख दोगे, आपको पता है सिंपल क्यूबिक की बात की जा रही है, सिंपल क्यूबिक में a और r के बीच में रिलेशन क्या होता है, a इक्वल टू 2r, क्योंकि सिर्फ एटम कॉर्नर पे है और एक कॉर्नर के दूसरे कॉर्नर को टच करता है लेंथ वाला कॉर्नर, ध्यान रखिएगा लेंथ वाला कॉर्नर टच करता है। मेरे दोस्तों इतनी देर से एक ही बात को चिल्ला रहा हूं, कौन कहां है किसको टच करना है ये जरूर याद रखें, कौन कहां है किसको टच करता है ये जरूर याद रखें, सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट है, कौन कहां है किसको टच करना है, और ये सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट भी है, लाइफ का कॉन्सेप्ट भी है कि नहीं। तो जरा ध्यान रखिएगा कौन कहां है किसको टच करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से ध्यान रखें सभी बच्चे, और यदि ये नहीं याद रखोगे तो फिर गए। तो कौन कहां है किसको टच करता है हर यूनिट सेल का ये पता होना चाहिए, और एज लेंथ और रेडियस में निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करो जिसमें सभी एटम एक दूसरे को टच करते हो, इससे रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन 2 मिनट में पता चल जाता है और रिलेशन याद भी रख सकते हो। अब इसको सॉल्व कर लो क्योंकि पाई के फॉर्म में पूछा गया है, तो जब प्यारे बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा π/6, क्यों, ये 3 बार 2 आएगा, 2 बार इससे कट जाएगा, 1 2 बचेगा, 3 बचेगा, 6 हो गया, r³ कट गया, π/6। तो ये देखो कितने परसेंट ऑक्युपाई है, π/6% ऑक्युपाई। इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल। ये देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़ लो, वो कह रहा है कि एक फेस सेंटर यूनिट सेल है, बताओ ये किसका कॉर्नर कितने यूनिट सेल को टच करता है। ये एक फेस सेंटर यूनिट सेल, इन ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, ये कितने यूनिट सेल से इक्वली शेयर होता है। तो जरा देखो मैं बताता हूं, इसको जरा समझिएगा। देखो बच्चों ये किसी यूनिट सेल का कॉर्नर है, ये क्या है, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। अब जरा बताओ यदि ये क्यूब है तो क्यूब के एंगल कितने होते हैं, आप सभी बच्चों को पता है क्यूब 90 एंगल बनाता है, तो एक एटम रखा है तो उस पर 90 एंगल से कितने कट मार सकते हो, 90 एंगल के 4 कट मार सकते हो कि नहीं, 4 से ज्यादा तो नहीं कर सकते हो, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ऐसे। तो देखो ये एक एटम है तो 4 यूनिट सेल कितने रख दिया आपने, 4 कैसे, एक ये यूनिट सेल, एक ये यूनिट सेल, एक ये यूनिट सेल, एक ये यूनिट सेल। तो जो कॉर्नर का एटम होता है वो इस तरह से 4 यूनिट सेल तो ये हो गए, अब 4 यूनिट सेल इसी के ऊपर, क्योंकि यूनिट सेल 3 डायमेंशनल है, तो 4 यूनिट सेल नीचे की साइड में और 4 यूनिट सेल इसके ऊपर की साइड में, तो 5 6 7 8, तो एक एटम 8 यूनिट सेल को टच करता है, एक एटम कॉर्नर वाला 8 यूनिट सेल को टच करता है, इसी वजह से आप इसको डिवाइड करते हो 1/8 पार्ट में, इसको किसमें डिवाइड करते हो 1/8 पार्ट में। तो एक यूनिट सेल को कितने यूनिट सेल टच करेंगे, कॉर्नर का है, यदि वो कॉर्नर को टच करता है तो 8, फेज वाइज कितने होंगे 6, तो ए फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस ए यूनिट सेल इज शेयर्ड इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल जो है इक्वली कितने यूनिट सेल को शेयर करता है, तो वो कितना होगा 8।
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि 1/8 पार्ट में डिवाइड करते हो और इक्वली शेयर ऐसे है। ठीक है, नेक्स्ट। अब जरा देखो यार, द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन एफसीसी यूनिट सेल इन मोनो एटॉमिक। एफसीसी यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं? 4 एटम होते हैं। नेक्स्ट, अब जरा देखो यार, एक बात करने जा रहे हैं, फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। देखो दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक फार्मूला ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, तो जरा गौर से समझिएगा फार्मूला ऑफ क्रिस्टल होता क्या है। देखिएगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल बाय मास। ये देखो, किसी भी क्रिस्टल का या किसी भी यूनिट सेल का फार्मूला क्या है? उनके एटम के नंबर का रेशियो। किसी भी क्रिस्टल या किसी भी यूनिट सेल के फार्मूला क्या है? उनके एटम के नंबर का रेशियो फार्मूला है। यदि कहीं फार्मूला ऑफ क्रिस्टल पूछा जाता है तो बहुत सिंपल होता है, उनके एटम के नंबर निकाल लो और उनका क्या कर दो मेरे दोस्त, रेशियो बना दो, और जो रेशियो बनाओगे वही फार्मूला ऑफ क्रिस्टल आएगा। कैसे? इस बात को समझाने के लिए इस क्वेश्चन को उठाते हैं। ये देखो क्वेश्चन, उन्होंने कहा है एक क्रिस्टल फॉर्म बाय 2 एलिमेंट एक्स एंड वाई। एक क्रिस्टल है जो एक्स और वाई एलिमेंट से फॉर्म होता है। एक्स एटम अरेंज इन द कॉर्नर ऑफ क्यूब। एक्स एटम सिर्फ कॉर्नर ऑफ क्यूब पे है। तो देखो यार, ये एक यूनिट सेल बनाया, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो एक्स एटम है वो सिर्फ कॉर्नर ऑफ क्यूब पे है। तो ये देखो, ये हमारा एक यूनिट सेल आ गया। अब एक्स एटम कहां पे है? कॉर्नर ऑफ क्यूब पे है। एक एक्स ये है, ये है, ये है। ये देखो दोस्तों, यहां पर एक्स एटम है कॉर्नर ऑफ क्यूब पे, ये ऐसे है। फिर वो कहते हैं while y atom are the face center the formula of the compound। और y एटम कहां पर है? तो उन्होंने कहा y एटम जो है वो फेस के सेंटर पे है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फेस का सेंटर ये है, यहां पे y है 1, फेस का सेंटर ये, यहां पे y है 2, यहां पे y है 3, यहां पे y है 4, ये पीछे वाला फेस 5, ये आगे वाला फ्रंट 6, ये फेस पे। तो अब पूछ रहे हैं फार्मूला ऑफ क्रिस्टल बताओ या फार्मूला ऑफ कंपाउंड बताओ। फार्मूला ऑफ कंपाउंड, अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है फार्मूला ऑफ कंपाउंड का? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल बाय मास। तो बताओ, एक्स एटम का रेशियो, वाई एटम का रेशियो। एक्स एटम कितने हैं? कॉर्नर पे हैं। यदि कोई कॉर्नर पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन टोटल कितना होता है? 1। ये कैसे निकाला यार? अभी तो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल में निकाला था। प्रिमिटिव यूनिट सेल में बताया था एटम सिर्फ कॉर्नर पे है, तो कितने एटम आएंगे? 1 एटम आएगा। तो x के एटम नंबर कितने हैं? 1। क्यों? हर एक एटम 1/8 पार्ट में डिवाइड है। 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, इन सबको जोड़ोगे तो 1 ही तो आएगा। टोटल मास 1 एटम का आएगा। अब फेज वाला कितने पार्ट में डिवाइड होता है? तो सारे बच्चों को पता है 1/2। 1/2 पार्ट में डिवाइड होता है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हाफ हाफ जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। तो फेस वाले एटम मिलके कितने हुए? 3। इनका रेशियो बनाओ, यही रेशियो बनाओ, तो x y 3 फार्मूला आ गया। एटम के नंबर का रेशियो फार्मूला होता है। एटम के नंबर का रेशियो मेरे दोस्त फार्मूला होता है। एटम के नंबर का रेशियो मेरे दोस्त फार्मूला होता है। एटम के नंबर का रेशियो मेरे दोस्त फार्मूला होता है। ध्यान रखना अच्छे से। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे आप लोगों को थोड़ा सा मेरी बातें अच्छे से समझ में आए। देखो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, समझिएगा। ए एटम जो है, गौर से सुनिएगा, ए एटम कहां है? ए एटम ओनली कॉर्नर पे है। ए एटम कहां है? ओनली कॉर्नर पे, कॉर्नर। बी एटम कहां है? बी एटम है अल्टरनेट फेस पे, ठीक है, अल्टरनेट फेस ऑफ यूनिट सेल। अब मैंने कहा फार्मूला बताओ, फार्मूला ऑफ यूनिट सेल बताओ। आपको फार्मूला निकालना है, लोकेशन बता दी है, बता सकते हो क्या फार्मूला आएगा? ए एटम कहां है? कॉर्नर पे,
देखो बच्चों, ए एटम है कॉर्नर पे, यदि वो ए एटम कॉर्नर पे है तो बता सकते हो उसका कंट्रीब्यूशन बाई मास कितना है, 1, है ना। कॉर्नर के एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बनता है, 1। तो ए एटम तो मेरे दोस्त कॉर्नर पे था, ए ए ए ए ए ए ए ए। अब मेरे दोस्तों जरा बताओ बी एटम कहां है, अल्टरनेट फेज। अल्टरनेट फेज का मतलब क्या होता है, तो अब कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अल्टरनेट फेज का मतलब होता है टू अपोजिट फेज, टू अपोजिट फेज ऑफ यूनिट सेल। ध्यान रखिएगा, इस तरह की टेढ़ी लैंग्वेज देगा अल्टरनेट फेज। तो बच्चे समझते हैं अल्टरनेट फेज का मतलब 6 फेज थे 3 पे एटम, अल्टरनेट का मतलब लगभग आधा। तो 6 फेज होते हैं क्यूब में, तो बच्चे कहते हैं 3 पे एटम। नहीं, अल्टरनेट समझो, यदि फ्रंट वाले पे एटम है, ठीक है, यहां पे समझाना बोर्ड में टफ है, इसलिए आप ऐसे समझो, अपने रूम को समझो, ठीक है। आप किसी भी जगह खड़े हो जाओ, जैसे हम खड़े हैं, अब मेरे फ्रंट में जो वॉल है उस पर एटम है, तो बगल वाली वॉल को छोड़ोगे और फिर बैक वाली वॉल पे आओगे। अल्टरनेट का मतलब होता है एक फेज को छोड़कर। तो एक फेज को छोड़कर जब दूसरे फेज पे आओगे तो ये दो अपोजिट ही फेज मिलेंगे, चाहे जिस रास्ते से आओ। चेक कर लो, आप जिस जगह पे आप खड़े हो उसके सामने वाली वॉल पे एटम रख दो। अब अपर वॉल को छोड़ा, दूसरी वॉल पे आए तो पीछे वाली मिलेगी। फिर इधर से आए, कोई कह रहा है हम साइड से आएंगे, तो जिस पर एटम है साइड वाली को छोड़ा तो दूसरी, फिर ये मिली पीछे वाली। फिर इधर से आओ, इधर साइड वाली को छोड़ोगे तो पीछे ये मिलेगी। तो यदि आप जिस जगह पे खड़े हो उसके सामने वाली वॉल पे एटम रखते हो तो उसका अल्टरनेट फेज जस्ट अपोजिट वाला फेज है। चेक कर लो आप, अल्टरनेट का मतलब होता है जिस फेज पे एटम है उसके एडजेसेंट वाले फेज को छोड़कर अगला फेज, और उसके एडजेसेंट वाले फेज को छोड़कर अगला फेज हमेशा अपोजिट फेज आता है। तो इसका मतलब बी कहां पे है, तो प्यारे बी, यदि ये बी है तो अगला बी यहां पे होगा। अब वो कह रहा है फार्मूला बताओ, तो ए कितना हुआ, 1। क्यों, कॉर्नर पे एटम होगा तो बाई मास कितना कंसीडर करेगा, 1। और बी कितना हुआ, 1। क्यों, आधा ये है आधा ये है, तो टोटल कितना हुआ, 1। तो 1:1, मतलब फार्मूला क्या हो गया, ए बी हो गया। क्यों, 1:1 आया ना यार आंसर, और 1:1 का मतलब क्या हुआ, ए बी। ठीक है कि नहीं। अब आपका मन कर रहा होगा सर लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन और करा दो, तो करा देते हैं यार। देखो प्यारे बच्चों, ए क्या है, एफसीसी यूनिट सेल है। ध्यान दीजिएगा, ए क्या है, एफसीसी यूनिट सेल है, ठीक है। बी कहां पे है, सेंटर ऑफ क्यूब पे है, सेंटर ऑफ क्यूब। क्यूब के सेंटर पे कौन है, बी, है ना। ये देखो सेंटर ऑफ क्यूब पे बी है, ये बात आ गई। ए कहां है, एफसीसी है, बी कहां है, सेंटर ऑफ क्यूब पे। इतनी बात हो गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब किसी ने कहा इफ रिमूव एटम ऑफ अल्टरनेट फेज इन यूनिट सेल देन कैलकुलेट फार्मूला ऑफ क्रिस्टल। ये अब क्वेश्चन ऐसा है, तो जरा बताओ क्या होगा। ए कितना है, 4। क्यों, एफसीसी अरेंजमेंट है। यदि प्यारे बच्चों ए का एफसीसी अरेंजमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अब बी कहां है, सेंटर पे, तो सेंटर पे यदि एटम है तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 1 होगा। तो फार्मूला क्या होना चाहिए था, 1:4, सॉरी 1:4। तो बी 1 है, ए 4 है, तो आना चाहिए था बी ए 4। मगर इन्होंने क्या किया, कंडीशन लगा दी। इन्होंने कंडीशन क्या लगाई कि अल्टरनेट फेज के एटम को यदि रिमूव कर दिया जाए, तो मेरे दोस्तों अल्टरनेट फेज के एटम को रिमूव करोगे तो अभी मैंने बताया था क्या होता है अल्टरनेट फेज। इसका मतलब 2 अपोजिट फेज के एटम रिमूव कर दो, कोई 2। तो 6 पर एटम थे, ये देखो कितने पे एटम थे, 6 फेजेस पे एटम थे। अब 6 फेजेस में से आप किसी 2 फेजेस के एटम रिमूव कर दोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ बच्चों, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2, आपने क्या किया है 3 और 4,
ये दोनों रिमूव कर दिए। तो कॉर्नर पर भी ए है क्योंकि एफसीसी अरेंजमेंट है। तो दोस्तों ए के नंबर कितने हो जाएंगे? अब ए के नंबर हो जाएंगे 3, क्योंकि दो अपोजिट फेज से जब एटम जाएंगे तो ए की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई 1। तो फार्मूला 1:3 आया, बी का ए और ए का ए। तो क्या आ गया फार्मूला? AB3, ना कि AB4। तो AB4 नहीं आएगा, AB3 आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने अल्टरनेट फेज से एटम रिमूव कर दिए हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इसी जगह पे रुकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से यूनिट सेल का अरेंजमेंट अच्छे से तैयार करके उसको रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। कौन कहां है, किसको टच करता है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है सॉलिड स्टेट का, ठीक है? कौन कहां पर है, किसको टच करता है, ये बात अच्छे से ध्यान रखें। एक कॉन्सेप्ट ये दिया है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये दिया है कि जब भी एज लेंथ और रेडियस में कहीं रिलेशन की बात आए तो क्या करोगे? एक ऐसी लाइन सेलेक्ट करोगे जिसमें सभी एटम टच करते हैं। क्यों? यदि वो लाइन मिल गई तो उस लाइन को आप दोनों टर्म में लिख सकते हो, ए के टर्म में भी, आर के टर्म में भी, ठीक है? तो सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते रहे, खुश रहें और अच्छे से सिलेक्शन दें। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे, बाय बाय।